नमस्कार साथियों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। 2023 में मैट्रिक परीक्षा में जो बच्चे सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, कोडरमा सरकार, कोडरमा प्रशासन ने, कोडरमा शिक्षा विभाग, कोडरमा प्रशासन ने आप लोगों के लिए 4-4 मॉडल सेट, 5-5 मॉडल सेट सभी विषयों में जारी किया है। ये देखिए प्रोजेक्ट रेल, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? प्रोजेक्ट रेल। तो इसका रेल का फुल फॉर्म होता है रेगुलर असेसमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड लर्निंग। मतलब नियमित रूप से उसका मूल्यांकन करके हम लोग उसके सीखने का जो प्रक्रिया है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो ये मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। तो ये समझिए कि शिक्षा विभाग ही जारी किए हैं और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सिर्फ एक मॉडल सेट जारी किया था। उसी के हूबहू पैटर्न पर ये जारी किया गया है सारे विषयों में। तो आप लोग ये समझिए कि ये प्रश्न भी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछ सकता है, क्योंकि ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के ही पैटर्न पे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हम लोग जैसे सरकारी शिक्षक ही, मैं भी एक सरकारी शिक्षक हूँ हाई स्कूल प्लस 2 का, तो इसी प्रकार से हम लोग जैसे शिक्षक ही, अनुभवी शिक्षक ने इनको जारी किया है। तो इसी पैटर्न पे आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। ये उपायुक्त महोदय आदित्य रंजन सर हैं कोडरमा के, इन्होंने शिक्षकों की एक टीम बनाई है और उस टीम ने अनुभवी शिक्षक शामिल हैं जो इस पैटर्न को बनाए हैं। तो आप लोग जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं इनका 4-5 जो जितने भी मॉडल सेट दिए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, सभी का मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। तो इसमें आप लोग जो है सो आप लोगों की अभी सोशल साइंस का मैं डाल रहा हूँ, चूँकि अभी सबसे नज़दीक 20 मार्च को जो है सो सोशल साइंस की परीक्षा होने वाली है। 24 मार्च को जो गणित की परीक्षा होने वाली थी ये लगभग समझिए तो आगे बढ़ जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा। 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए, संभावित तिथि आने से मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा। तो मैं बिना देर किए हुए पहला प्रश्न पे आता हूँ। आप लोगों को मैं समझा दिया हूँ कि ये जो मॉडल सेट प्रश्न जो है रेल है, यानी कि रेगुलर असेसमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड लर्निंग, जो कि कोडरमा जिला प्रशासन के द्वारा निर्गत हुआ है। माननीय उपायुक्त महोदय ने कमेटी गठित की थी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। तो पहला प्रश्न है इसमें कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी घुमा फिरा मतलब हमेशा पूछ रहा है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मेटरनिक, ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 1804 की नागरिक संहिता के आमतौर पर जाना जाता है किसको? ये नेपोलियन संहिता को। ये नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में, तो उन्होंने एक विस्तृत नियम जारी किया था कि कौन सा नियम कैसा होगा, कैसा प्रशासन चलेगा, कैसा शासन चलेगा। बहुत सारे उन्होंने सुधार भी किए थे, जिसको नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये नेपोलियन ने ही बनाया था 1804 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 से 1815 ईस्वी तक था। 15 में वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसमें उनकी हार हो गई थी। अब तीसरा नंबर प्रश्न है कि बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र जो थे वह अवध में एक सन्यासी, इनका पूरा नाम है सन्यासी बाबा रामचंद्र। ये पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। क्या थे? फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद भारत आने के बाद ये जो है सो असहयोग आंदोलन में, किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे अवध में। अब चौथा नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता देखिए हुआ था 5 मार्च 1931 को, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 5 मार्च 1931 नहीं दिया है। 3 अप्रैल है, 35 अप्रैल है, 5 अप्रैल है और 3 अप्रैल। हो सकता है मिस्टेक से हो गया, जैसे प्रश्न बनाने के बाद क्या होता है कि कंप्यूटर में टाइपिंग होता है, वहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा। तो इसका 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया था। उसमें बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों से, जिसमें से एक था महमूद खान गफ्तुल, अब्दुल गफ्फार खान और अन्य नेता थे। तो इस समझौता के तहत क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने मान लिया कि जितने भी राजनीतिक कैदी है उसको हम जेल से बाहर कर देंगे, और गांधी जी ने इस समझौता के तहत दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने के लिए स्वीकार कर लिए और उन्होंने इस पर सहमति अपनी दे दी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र
मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? छठा का प्रश्न है, तो ये हुआ था 1944 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था 1944 ईस्वी में, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। 1944 ईस्वी में क्या ये कहाँ पे हुआ था सम्मेलन? ये सम्मेलन हुआ था अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में, जो कि वहाँ का एक छोटा सा जगह है, जगह के नाम है ब्रेटन वुड्स। और ब्रेटन वुड्स कहाँ पे? न्यू हैम्पशायर शहर में। और न्यू हैम्पशायर शहर कहाँ है? अमेरिका में। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी। एक वर्ल्ड बैंक, जिसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और 7वां नंबर का प्रश्न है कि किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? किस उद्योग में? तो ये सूती कपड़ा उद्योग में हुआ था, जो कि धागा काटने की एक मशीन थी। इसका आविष्कार, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था जेम्स हरग्रीव्ज 1764 ईस्वी में। कब किया था? 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव। पहले महिलाएं हाथों से सूत काटने का काम करती थी, लेकिन जब मशीन आ गया तो ये काम इस मशीन से होने लगा। इसीलिए बोलता है कि ब्रिटेन की महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पे हमला किए थे। ये एक शॉर्ट लघु उत्तरीय प्रश्न भी आता है इसमें। 8वां नंबर का प्रश्न है कि किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा बदल दिया था? तो वर्नाकुलर एक्ट जो है, इससे अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा को क्या कर लिया? बदल दिया, इंग्लिश कर लिया। अब 9वां है, होशे मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो होशे मेले का आयोजन जो है वह त्रिनिदाद में होता है। त्रिनिदाद में। त्रिनिदाद कहाँ पे है? त्रिनिदाद जो है सो वह पश्चिमी कैरिबियाई द्वीप समूह है। त्रिनिदाद में मुहर्रम होता था। मुहर्रम के दिन क्या होता है? विशाल जुलूस लगता था। विशाल उत्सवी मेले के जुलूस को उत्सवी मेले का नाम दे दिया गया इमाम हुसैन के नाम पे। तो ये त्रिनिदाद होगा। अब 10वां नंबर का प्रश्न है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? तो 10वां नंबर का जो केनाल कॉलोनी है वह हो जाएगा पंजाब में। सी सही उत्तर हो जाएगा। अब 11 नंबर का है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका बेल्जियम जो सत्ता की साझेदारी है उस चैप्टर से प्रश्न है, तो इसमें हो जाएगा 1948। सी नंबर का सही हो जाएगा। अब 12 नंबर का प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित कहाँ? ये भी उसी नंबर से प्रश्न है, उसी चैप्टर से, सत्ता की साझेदारी से। तो ये ब्रुसेल्स हो जाएगा, बेल्जियम। और हम लोग श्रीलंका बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ जो सत्ता की साझेदारी में क्या हुआ था कि बेल्जियम ने अपने डच, फ्रेंच, जर्मन जितने भी रहने वाले थे सबको सत्ता में समान साझेदारी दिया था। तो इतना अच्छा काम किया था कि जब यूरोपीय संघ का स्थापना हो रहा था तो सभी यूरोपीय देश जो है सो इसको अपनी राजधानी यूरोपीय संघ का ब्रुसेल्स को चुनने का निर्णय लिया। तो 12 नंबर का प्रश्न हो जाएगा सही उत्तर ए। अब 13 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संसदीय सैनिक तानातनी नहीं, ये इसमें हो जाएगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, बी। अब 14 नंबर है कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए 73वां संशोधन कब हुआ था? तो इसमें पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए 73वां संविधान में संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा सी। इसके तहत क्या हुआ था? इसको शक्तिशाली बनाया गया था। 1992 में 73वां संशोधन करके और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया था। क्या किया था? स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य कर दिया गया, और इसमें जो है सो महिलाओं को 1/3 आरक्षित दिया गया, और पंचायत और नगरपालिका को चुनाव कराने के लिए राज्य में स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग नामक संस्था का भी गठन किया गया था। अब 16 नंबर का प्रश्न है कि 16 नंबर का प्रश्न है क्या है? राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, सही है, भाग तो चुनाव में लेते हैं। अब बी का है, राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। ऐसा सही है, राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता की समझ रखते हैं, ये भी सही है। अब डी नंबर जो है ये क्या है? राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, नहीं, ये तो सारी जनता का ख्याल रखते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अब 17 नंबर का प्रश्न है कि फेडकोर, ठीक है दोस्तों, फेडकोर का संबंध है। तो फेडकोर हम लोग जानते हैं, ये जो है सो राजनीतिक विज्ञान नागरिक शास्त्र का जो चैप्टर जनसंघर्ष और आंदोलन है उससे ये प्रश्न है, जो कि ये पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन हुआ था वहाँ कोचबम्बा शहर में। कहाँ हुआ था? कोचबम्बा शहर में, जो कि वह
बोलीविया है। बोलीविया एक लातिनी अमेरिका का एक देश है। वहाँ पे वहाँ के जो एक निजी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी को यह जो सो दे दिया था काम, पानी का आपूर्ति करने के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी को, जिन्होंने पानी में क्या किया था, मासिक बिल लगभग 1,000 रुपये तक लोगों का हो गया था। तो इसके आंदोलन में ये फेडकोर नामक संगठन ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों। अब 18 का है, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो स्माइल इज़ ब्यूटीफुल की जो रचना है वह इसमें लग रहा है कि सुमशेर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब 19 नंबर का प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये भूगोल से सब प्रश्न है, ये 1973 में हुआ था। अब 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? जल दुर्लभता यानी कि जल की कमी हो जाना। तो असमान वर्षा वितरण भी होगा, तीव्र औद्योगिकरण भी होगा, अधिक जनसंख्या भी होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। और 21 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है जो पीने का है? तो पीने का पेय फसल चाय और कॉफ़ी होता है, तो इसमें चाय ऑप्शन है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ इसमें से हीरा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 23 नंबर का प्रश्न है कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग क्या है? तो इसका हो जाएगा टिस्को। जो टाटा के रहने वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में स्थापना हुई थी शायद। 24 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? ये शायद पुराना पुस्तक होगा, इसीलिए इसका सही उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में इसको 17 भागों में बांटा गया है। 25 नंबर का प्रश्न है कि कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? देखिए काफ़ी डीपली प्रश्न है ये, क्या है, काफ़ी डीपली प्रश्न है। इसको आप लोग जो है सो देखिएगा, भूगोल का पुस्तक में दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 210, सी नंबर 210। अब 27 नंबर का प्रश्न है कि लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? तो लोगों के लिए विकास के अर्थ जो है सो अलग अलग होते हैं। किसी के लिए वह विकास होता है तो किसी के लिए विनाश हो जाता है। जैसे नदी, बांध डैम जब बनता है तो वह दूसरे जल उत्पादन भी होता है, मछली पालन भी। तो कुछ लोगों के लिए जो मछली पालन करते हैं उसको रोज़गार मिल रहा है, पर्यटक के लिए भी फ़ायदा है, सिंचाई के लिए भी फ़ायदा है। लेकिन जिनका ज़मीन वहाँ पे गया है, जो पुनर्वासित हो गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं, उनको तो घाटा है। तो विकास के लिए सब लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और 27 का सही हो जाएगा बी। अब 28 नंबर का प्रश्न है कि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 29 नंबर का प्रश्न है कि कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और तृतीय क्षेत्र को ... क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको तृतीय क्षेत्र को हम लोग जानते हैं कि सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी। अब 31 नंबर का प्रश्न है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो ये जो हम करता है, ऋण के लिए करता है बैंक। हम लोग बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है कि जब हम लोग जो बैंक में जमा करते हैं उसके बदले में हम लोग को पैसा देती है इंटरेस्ट, और जो लोग उनसे ऋण लेते हैं उसको उनसे जो से इंटरेस्ट बैंक लेती है। तो जितना वो बैंक इंटरेस्ट देती है जनता को जमा करने के बदले में, और उतना वो जिसको ऋण देती है उससे ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेती है। तो दोनों का जो गैपिंग होता है वही बैंक का आय का मुख्य स्रोत है। तो इसलिए बैंक जो जमा लेती है पैसा, उसको वह ऋण देती है। अब 32 नंबर का प्रश्न है, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का माध्यम जो है सुबह मुद्रा को कहा जाता है। पहले ज़माने में क्या होता था, विनिमय वस्तु के माध्यम से विनिमय होता था कि वस्तु के बदले वस्तु दिया जाती, लेकिन अभी विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्रा है। सी नंबर से उत्तर हो जाएगा। अब 33 नंबर का प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी जनवरी 1995 में, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो ये इसका उत्तर यहाँ पे नहीं दिया है, वो मिसप्रिंट हुआ है, देख लीजिएगा। अब 34 नंबर का प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। 35 नंबर का प्रश्न है कि उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था 1960 में, सही उत्तर ए हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुआ? ये 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, बी। 37 नंबर का प्रश्न है
कि भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है। इसमें सीटें जो आरक्षित की गई है वह पंचायतों में की गई है। अभी हम लोग ऊपर एक प्रश्न देखे थे कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया था पंचायतों में। 38 का है कि वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? कम्युनिस्ट नहीं, ये तो राजनीतिक दल है। नारीवादी नहीं सॉरी 38 का है ये, है ना? हाँ ठीक तो है 38 का। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। 40 का भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो इसका हो जाएगा समग्र मानवतावाद। और अगर यहाँ पे रहता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो वो भी सही होता, तो यहाँ पे हो जाएगा समग्र मानवतावाद। सही उत्तर हो जाएगा सी। अब 40 नंबर का प्रश्न है कि लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है, क्या कहलाता है? जनहित समूह, राजनीतिक दल, आंदोलन, दबाव समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल। सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न 40 था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। देखिए इसमें डीप प्रश्न भी था। जैसे एक प्रश्न बहुत अंदर से था कि कपास के पौधा के लिए कितने दिनों की पाला की आवश्यकता होती है। देखिए कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, काफ़ी अंदर से प्रश्न पूछा गया था। 210 दिन, 26 नंबर का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आप आप लोग जो मेरे चैनल में नए हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके। और आने वाले समय में जो मैं अभी सेट 2, 3, 4 इसका सॉल्व करके डाल दूंगा यूट्यूब पे। और चूँकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालने से क्या हो जाता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और कुछ बच्चे देखते नहीं, इसीलिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ। आप लोग इसको किताब से कर लीजिएगा। देखिए इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का है और 7 है, जिसमें से 5 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। 2 आपको विकल्प मिल रहा है, कोई 7 में से कोई 5 ही देना है। 7 में से 5 प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है कि कल्पनादर्श यूटोपिया किसे कहते हैं। दूसरा है सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं। तीसरा है किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताएं। राजनीतिक दल बहुत सारे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये सब लिख लीजिएगा। किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं लिखे। मुद्रा को परिभाषित कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से 5 प्रश्न है बनाना है और प्रत्येक 5 प्रश्न जो है वह 3-3 नंबर का है। इसमें भी देखिए 7 प्रश्न है जिसमें से किन्हीं 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया। दूसरा है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया। तीसरा है बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखिए। चौथा है एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दें। इसमें से आप जरूर याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट निश्चित रूप से रहेगा, जैसे चाय, कपास, गेहूँ, चावल, गन्ना, कॉफ़ी, है ना। 5वां है सत्ता की साझेदारी क्या है, इससे क्या क्या लाभ हैं। 6ठा है दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। 7 है खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे। 8वां है बैंकों के क्रियाविधि का वर्णन करें। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि इसमें से 3 प्रश्न बनाना है और 5 नंबर का है। तो इसमें आप पकड़ने का कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों प्रश्न आप बना लें, क्योंकि 5 नंबर का है। 5 या 15 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से देखिए ऑप्शन है 5, लेकिन बनाना है, इसमें से 5 प्रश्न रहेगा, लेकिन इसमें से आपको कोई 3 ही प्रश्न बनाने हैं। पहला है कि G77 ग्रुप 77 देशों से आप क्या समझते हैं। ग्रुप 77 किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जाता है, व्याख्या करें। दूसरा है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। तीसरा है भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। चौथा है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इससे बचाव के उपायों को लिखें।
5वां है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, तूतीकोरिन बंदरगाह, हीराकुड बांध, कॉर्बेट नेशनल पार्क, विशाखापत्तनम। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि ये मानचित्र वाला प्रश्न बनाने का, क्योंकि मानचित्र वाला प्रश्न बनाइएगा तो इसमें आपको मार्क्स कटेंगे नहीं और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा और 5 नंबर इसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो मैंने ये जो है सो आपको बता दिया सेट 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आप देखिए सेट 2 है, तो सेट 2 है, इसका सेट 2 भी है, सेट 3 भी है। तो आप लोग अभी सेट 1 देख लीजिए, इसके बाद मैं सेट 2, सेट 3 और सेट 4 भी करा दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी अभी यूट्यूब में डालूँगा सेट 3, सेट 2, सेट 5 ये सब आपको मिलेगा, और सारे सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग पढ़िए मन से। जय हिंद, जय झारखंड।